नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उनको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले भी 6 वीडियो जो हैं वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 ऑब्जेक्टिव सेशन जो है वो ले चुके हैं, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया गया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं चैनल के माध्यम पे। वहाँ चैनल प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है एग्रीकल्चर के जो कराए गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ से आपको डेली जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ये क्विज जो होते हैं देयर से होते रहते हैं। साथ ही साथ आपको जीके जीएस का भी लेक्चर जो है वो लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ग्रुप को ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। आपको करंट से रिलेटेड यूपी पीसीएस के जो हैं वो मैटर उपलब्ध होते रहेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको सभी करंट के डाटा जो हैं वो भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जीके जीएस जो है वो आपको परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसका लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक। साथ ही जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे हम टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लगातार हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीके जीएस का ग्रुप जो है, जीके जीएस के लिए जो है ये परीक्षा चिंतन है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, तो यहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम देना हुआ आपको जीके जीएस की जो क्लासेज होती हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और डेली जो है करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस ग्रुप में मिलते रहते हैं। डेली जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट जो है, करंट अफेयर्स जो मंथली होते हैं उनको भी हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ पे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे एग्रीकल्चर स्टूडेंटों को लाभ मिल सके जीके जीएस की तैयारी में। साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर जो क्विज हैं वो आपको वीकली 3 डेज जो है वो आपको क्विज कराए जाएंगे चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जो क्विज होते हैं वो टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, टॉप 40 क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो ये आप दोनों ग्रुप जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको डेली जो है इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ या आप कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में सेलेक्ट करके आप लोगों के बीच लेके उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, ए है न्यू दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है बेंगलुरु एंड डी है कटक। तो इसमें में से नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम कहाँ पे स्थित है तो ये बताना है आपको। तो ये जो है आपके हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये कहाँ पे है तो ये हैदराबाद में है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग जो है अब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो राइट आंसर जो माना जाएगा वो इंग्लिश का ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है कभी कभी चेंज कर दिया जाता है हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दे के आप लोगों को सॉल्व करना है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड है तो हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन ए रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, बी है रेगुलर कांटेक्ट ऑफ वर्कर्स, सी है अमाउंट ऑफ सब्सिडी, डी है पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज। इनमें में से आपको बताना है कि ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, बी है कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, सी है अनुदान की मात्रा पर, एंड डी है लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज, लाभार्थियों के प्रतियोगिता पर जो है वो सक्सीजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता जो है वो लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर आधारित होती है, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, पोटैटो वैरायटी रेसिस्टेंट टू लेट ब्लाइट डिजीज, ए है
कुफरी चंद्रमुखी, बी है कुफरी सिंदूरी, सी है कुफरी बहार एंड डी है कुफरी बासा। तो आलू की निम्न किस्म विलंबता शीघ्रता बीमारी को लिए अवरोधी है। लेट ब्लाइट जो होती है वो किसके लिए? तो यहाँ पे हिंदी में काफ़ी शब्द जो हैं वो समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इंग्लिश जो है वो सुटेबल रहता है। तो यहाँ पोटैटो वेराइटी रेसिस्टेंट और टू लेट ब्लाइट डिजीज इज ए कुफरी चंद्रमुखी, बी है कुफरी सिंदूरी, सी कुफरी बहार एंड डी है कुफरी बासा। तो कमेंट करके वो बताते चलेंगे इसमें में से राइट आंसर क्या होगा। तो 11 में जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है, सॉरी डी है। कुफरी बासा जो है वो लेट ब्लाइट डिजीज के लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है पोटैटो की, कुफरी चंद्रमुखी। कुफरी सिंदूरी पर यह रोग लग सकता है, कुफरी बादशाह जो है वो लेट ब्लाइट के अवरोधी है, ये आपको याद करना है। और कुफरी चंद्रमुखी जो है इस पे सर्वाधिक प्रभाव जो है लेट ब्लाइट की वो दिखाई पड़ती है कुफरी चंद्रमुखी पे। और कुफरी सिंदूरी जो है उस पे भी लेट ब्लाइट डिजीज लग सकती है, लेकिन कुफरी बादशाह जो वैरायटी निकली हुई है ये जो है रेसिस्टेंट वैरायटी है लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जिप्सम इज अप्लाइड इन मस्टर्ड टू सप्लाई, सरसों में जिप्सम की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ए है नत्रजन के लिए, बी है लोहे के लिए, सी है गंधक के लिए एंड डी है फास्फोरस के लिए। तो जिप्सम जो है वो अप्लाई इन मस्टर्ड टू सप्लाई के लिए किस इनमें से क्या होगा? तो राइट आंसर जो है तो इसमें आपका 13 में सॉरी 12 में वो आपका सी होगा। जिप्सम जो है वो सल्फर को सप्लाई करने के लिए जो है उसकी आपूर्ति के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। गंधक के लिए जिप्सम में जो है 29% जो है 29.2% जो है वो कैल्शियम पाई जाती है, साथ ही साथ 118.6% जो है सल्फर गंधक जो है वो होता है, इसलिए जो है सरसों में इसका उपयोग सल्फर की आपूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। नाइट्रोजन इज फिक्स इन लेग्यूम्स क्रॉप बाई, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? ए है स्टोबैक्टीरिया द्वारा, बी है राइजोबियम द्वारा, सी है नाइट्रोबैक्टर द्वारा, डी है नीलहरी शैवाल द्वारा। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 जो होगा वो बी होगा, राइजोबियम के द्वारा जो है लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, जीके जीएस में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो राइजोबियम जीवाणु द्वारा होता है या सहजीवी रूप में होता है। एस्टोबैक्टर जो है वो किस्म के लिए है? तो एस्टोबैक्टर जो है वो अदलहनी के लिए जो है वो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, नाइट्राइट को जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो है वो कारक होता है। नीलहरी शैवाल जो है वो धान के खेत में पाया जा नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो नीलहरी शैवाल वो धान की फसल में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस जो क्रॉप के बारे में पूछे गए तो इसलिए राइजोबियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्टोबैक्टर आपको याद रखना है, स्टोबैक्टर जो है दलहनी फसलों में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से कंपटीशन में इन चारों से ट्यूशन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न है 14। कैरेट इज द मेन सोर्स ऑफ, ए है कैरोटीन, बी है प्रोटीन, सी है पैक्टिन एंड डी है विटामिन सी। तो गाजर जो है प्रमुख स्रोत है किसका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से प्रथम स्थान पे जो है वो कैरोटीन है। तो कैरोटीन जो है वो राइट आंसर है। गाजर में जो है वो कैरोटीन की मात्रा जो है और ऑरेंज कलर जो है वो गाजर में कैरोटीन के कारण होता है। थियामिन तथा रोबोफ्लेविन की अधिक मात्रा जो है इसमें पाई जाती है। थियामिन जो है वो और साथ ही साथ इसमें रोबोफ्लेविन जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, और इसमें ऑरेंज कलर जो है वो कैरोटीन के कारण जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाजर में प्रमुख स्रोत जो है वो कैरोटीन को होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15। आइसोप्रोटुरान इज ए फंगिसाइड, बी है इंसेक्टिसाइड, सी है हर्बिसाइड एंड डी है नेमेटोसाइड। आइसोप्रोटुरान एक है कवकनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कृमि सूत्रनाशी। इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है, हर्बिसाइड है आइसोप्रोटुरान। आइसोप्रोटुरान जो है वो एक खरपतवारनाशी है, इसका उपयोग जो है वो हम गेहूं की फसल में इसका प्रयोग करते हैं फेलेरिस माइनर के रूप में, जो गेहूं का मामा कहा जाता है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, फेलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से रिलेटेड है? तो ये गेहूं के फसल से रिलेटेड है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आइसोप्रोटूरान का प्रयोग जो है हम हर्बिसाइड एक खरपतवार के रूप में गेहूं के फेलेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल? ए है कैरेट, बी है स्वीट पोटैटो, सी है नॉलकॉल एंड डी है राइडिस। निम्नलिखित में से कौन सा तने वाली सब्जी है? तो इसमें में से राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नॉलखोल जो है वो तने वाली स्टेम वेजिटेबल है, बाकी कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश जो है वो रूट वेजिटेबल हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्योंकि पूछा है स्टेम वेजिटेबल, तो इसलिए नॉलखोल जो गार्ड गोभी है वो आपका स्टेम वेजिटेबल है। तो राइट आंसर 16 में आपका सी हो जाएगा। नॉलखोल वेजिटेबल यूज स्टेम एंड ब्रांचेज, एस्पेरगस, नॉलखोल, टर्मेरिक, याम, अरिकू, अरुण, ये सभी जो है वो स्टेम प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज यूज फॉर प्लांटिंग? निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधे रोपण में इस्तेमाल किया जाता है? ए है स्टूलन, बी है रनर्स, सी है क्राउन एंड डी है सकर्स। तो इसमें में से राइट आंसर जो 17 में होगा आपका वो बी होगा। स्ट्रॉबेरी में जो हम प्लांटिंग के लिए पार्ट यूज करते हैं वो रनर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऊपर भूस्तारी जिसे हम रनर के नाम से जानते हैं, ये प्रयोग किया जाता है स्ट्रॉबेरी में। प्लांट के पार्ट को यूज किया जाता है प्लांटेशन के लिए। इन स्ट्रॉबेरी 1 ईयर ओल्ड रनर्स जो है, इसमें 1 ईयर पुराने रनर्स जो हैं उनको हम प्रोपोगेशन में प्रयोग करते हैं। दज आर ट्रांसफर टू द सॉइल एंड द रूट्स डेवलप एंड प्लांटेड। तो ये रूट्स जो हैं वो मृदा में मिलके प्लांट को एक प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इसलिए रनर्स जो है वो स्ट्रॉबेरी में प्रयोग किया जाता है। वह 1 वर्ष का जो रनर्स होता है उसे हम प्लांटेशन के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल? ए है M27, बी है M11, सी है M9 एंड डी है M25। तो 18 में प्रश्न पूछ रहा है सेब के 18 में जो है वो आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूलवृंत सबसे बौना है? तो इनमें में से राइट आंसर जो है आपका वो ए होगा। M27 जो है वो अल्ट्रा ड्वार्फिंग सेब की मूलवृंत है, जबकि M9 जो है वो वेरी ड्वार्फिंग, वेरी अर्ली वियरिंग, वीक स्टॉकनेस, नीड्स स्टार्टिंग, रेसिस्टेंट टू वुली एफिड, पुअर एवरेज रूट्स के लिए जो है वो M9 वैरायटी जो है वो प्रयोग की जाती है मूलवृंत जो है। तो इसमें में से पूछा जा रहा है कि ड्वार्फ रूट स्टॉक जो है वो M27 होगा आपका। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत बौने M27, बौने ड्वार्फ M9 जो है अत्यंत प्रबल, एवं M25 जो आपका वेरी वेग्रियस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रश्न जो पूछा गया है वो आपका 18 में जो है वो आपका ए हो जाएगा। 27 राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, फायर ब्लाइट इन पीयर इज कॉज्ड बाय? नाशपाती में फायर ब्लाइट के कौन से कारक जिम्मेदार हैं? स्यूडोमोनास सेरेंज, बी है इरविनिया कोरोटोवोरा, सी है इरविनिया इमाइलोवोरा एंड डी है जेंथोमोनास इमाइलोवोरा। तो इसमें में से 19 में जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। इरविनिया इनविलोवोरा जो है वो काजेज इसके कारण जो है फायर ब्लाइट पीयर में होता है नाशपाती में, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नाशपाती का फायर ब्लाइट जो है दग्ध अंगबारी के नाम से हम इसे जानते हैं, या इरविनिया माइलोवोरा के कारण जो है ये रोग होता है। अमेरिका तथा कनाडा में यह गंभीर रोग है। भारत में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इस रोग का साधारण प्रकोप जो है वो दिखाई देता है। इसलिए जो है इरविनिया इमाइलोवोरा जो है वो राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकरेंट पेरेंट ऑफ सिंधु मैंगो? निम्नलिखित में से किसने आम की सिंध प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की है? ए है रत्ना, बी है नीलम, सी है दशहरी एंड डी है ये हल्पांसो। तो 20 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट है। अल्फांसो जो है वो रिकरेंट पेरेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। रिकरेंट पेरेंट के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? तो ये आपको याद रखना है। रिकरेंट पेरेंट के रूप में जो है अल्फांसो को प्रयोग किया गया है, और ये किसके क्रॉस से बना हुआ है? रत्ना प्लस रिकरेंट पेरेंट जो है वो अल्फांसो, इनके दोनों के क्रॉस से बना हुआ है। तो यहाँ रिकरेंट के बारे में पूछा गया है इसलिए अल्फांसो होगा, और रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से ही ये
सिंधु वैरायटी जो है डेवलप की गई है। तो यहाँ रिकरेंट पेरेंट के बारे में बात की गई, तो इसलिए राइट आंसर आपका अल्फांसो हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। द स्टेम एबव ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज नोन। केले के ऊपरी तने को कहते हैं। ए है प्रकंद राइजोम, बी है कूट स्टम सूडो स्टेम, सी है भूस्तारी या सकर्स, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो 21 में जो आपका राइट आंसर है वो है बी सीडो स्टेम के नाम से हम जानते हैं। द स्टेम एबव ग्राउंड इन बनाना जो है केले के ऊपरी तने को जो है हम कूट या सूडो स्टेम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। केले में भूमि के ऊपर रहने वाले तना जो है पड़वंत के समूह से बनता है, जिसे आभासी तना या स्पूडोस्टेम कहते हैं। इन आभासी तने पर पत्तियां होती हैं। इसका तना जो है वो राइजोम भूमिगत होता है तथा इसके अनेक अंतःभूस्थारी शकस जो हैं वो निकलते हैं। तो इसमें मेन जो होता है वो स्यूडोस्टेम होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22। फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किए गए? ए है 1920, बी है 1935, सी 1945 एंड डी है 1975। तो राइट आंसर 22 में जो होगा वो बी होगा। 1935 ईस्वी में जो है वो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो पास किए गए भारत सरकार द्वारा। तो राइट आंसर जो है आपका 22 में वो आपका बी हो जाएगा। 1955 फल उत्पादन नियंत्रण अधिनियम 1948 व 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत फलों से शरबत, रस व अन्य उत्पाद बनाने के नियम, स्वच्छता एवं नियंत्रण की व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो फूड प्रोडक्ट जो है 1955, यहाँ 1955 होगा। राइट आंसर जो है यहाँ इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक दे दीजिए, 1935 यहाँ है 1935 ना होके 1955 ईस्वी में जो है वो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो बिल पास किए गए थे भारत सरकार द्वारा, ना कि ये इंग्लिश सरकार जो थी 1947 पहले जो थी वो इंग्लिश सरकार थी, इसलिए भारत सरकार पूछा गया है। तो यहाँ इंग्लिश यहाँ मिस्टेक दे दी गई 1935। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 1955 हिंदी में देखेंगे तो 1955 दिए गए हैं। तो 1955 ईस्वी में जो है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो भारत सरकार द्वारा पास किया गया था, जो कि फल उत्पाद नियंत्रण अधिनियम 1948 व 1955 के तहत बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। फूलगोभी में ब्राउनिंग का क्या कारण है? ए बोरान की कमी, बी है नाइट्रोजन की कमी, सी है बोरान की अधिकता, डी है मॉलिब्डेनम की कमी। तो 23 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। बोरान डिफिशियंसी के कारण ब्राउनिंग जो है कॉलीफ्लावर में होती है, ना कि बोरान की एक्सेस के कारण या मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी, नाइट्रोजन डिफिशियंसी। तो बोरान की डिफिशियंसी के कारण जो है वो ब्राउनिंग कॉलीफ्लावर में होता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24। अर्का अनुपमा इज ए वैरायटी ऑफ स्पिंच अमरंथस बीट रूट्स, डी है पी। अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? बालक, अमरंथस चौलाई जिसे हम कहते हैं, चुकंदर या मटर की। तो 24 में जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। अर्का अनुपमा जो है वो पालक की वैरायटी है, स्पिंच की। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अर्का अनुपमा पालक की नवीनतम प्रजाति है। यह प्रजाति जो है IIHR बेंगलुरु द्वारा विकसित किए गए। IIHR कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25। आज़ाद नूतन जो है इज ए वैरायटी ऑफ। ए है बॉटल गॉर्ड, बी है बीटर गॉर्ड, सी है कुकुम्बर एंड डी है ब्रिंजल। तो आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? लौकी, करेला, खीरा, बैगन। इसमें में से राइट आंसर जो है 25 में आपका वो सी हो जाएगा। अर्का आज़ाद नूतन जो है वो कुकुम्बर की वैरायटी है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। खीरा की वैरायटी है आज़ाद नूतन। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्री हार्वेस्ट फॉलिएज स्प्रे ऑफ मैलिक हाइड्राइज इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द स्प्राउटिंग इन स्टोरेज ऑफ। फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाव में सहायक होता है? ए है आलू के लिए, बी है प्याज, सी है सलजम एंड डी है शकरकंद। तो 26 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। ओनियन में हम प्री हार्वेस्ट फॉलिएज स्प्रे मैलिक हाइड्राजाइड जो है वो यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, जिससे जो है फल जो है आपका प्याज का खराब होने से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रथम जो होता है प्याज जो है खराब होने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है प्रथम सड़न
मोल्ड रॉट से दूसरी अंकुर का निकलना, स्प्राउटिंग जो होता है। तो फसल की खुदाई करने से पहले जो है हम माइलिक हाइड्राजाइड जो है उसका पत्तियों के ऊपर छिड़काव करने से प्याज का अंकुरण निकलना जो है, स्प्राउटिंग जो है वो रुक जाती है। माइलिक हाइड्राजाइड जो है वो 2500 ppm का छिड़काव हम पौधे के ऊपर करते हैं, जिससे पौधे के जो है स्प्राउटिंग जो निकलती है वो रुक जाती है। तो इसलिए स्प्राउटिंग के लिए माइलिक हाइड्राजाइड का हम प्री हार्वेस्टिंग फॉलिएज स्प्रे की क्रॉप में करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनियन क्रॉप में हम करते हैं। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 27, बॉटेनिकल नेम ऑफ फ्रेंच बीन और किडनी बीन। फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम है। ए है डॉलिकस लबलस, बी है विग्ना साइनेंसिस, सी है फेजियोलस बेलगेरिस एंड डी है विसिया फावा। तो 27 में जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, फिजियोलस वेलगेरिस जो है वो फ्रेंच बीन या किडनी बीन की बॉटेनिकल नेम है। तो राइट आंसर 27 में आपका सी हो जाएगा, फेजियोलस वेलगेरिस। डॉलिकस लवलस जो है ये किसका है? तो डॉली लवलस जो है वो सेम की बॉटेनिकल नेम है। तो ये भी आपको याद रखना है। डॉबी लवलस जो है, डॉलिकस लवलस जो है वो सेम की वेराइटी बॉटेनिकल नेम है। जबकि विग्ना साइनेंसिस जो है वो लोबिज, जिसे हम हिंदी में बोड़ा के नाम से जानते हैं, तो ये उसकी बॉटेनिकल नेम है। और इसके साथ ही फेजियोकोलस वल्गेरिस जो है वो राजमा की ये आपका राजमा का फेवलियस वेरिस जो है फ्रेंच बीन का बॉटेनिकल नेम है। तो राइट आंसर आपका इसमें में से सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। डॉलिकस लवलस जो है वो सेम की है। विग्ना साइनेंसिस जो है आपका वो लेबीज, जिसे हम बोड़ा के नाम से जानते हैं, उसकी बॉटेनिकल नेम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, पाउडरी मिल्ड्यू इन पी इज कजेज वाई। मदन में चूड़ी आस्था रोग के कारण होता है। ए है यूरोमाइसिस फेवी, बी है कोलेट्रोट्रम फिसी, एंड सी है इरिसाइफी पोलीगोनी, डी है पोर्नोस्पोरोमिसी। तो राइट आंसर 28 में जो होगा वो आपका सी होगा, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कजेज बाई इरिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है? ए है सेब, बी है सपोटा, सी है नींबू एंड डी है केला। तो ग्रेनुलेशन जो है वो किस में होता है? तो बताना है। तो 29 में जो होगा आपका वो राइट आंसर सी होगा। ग्रेनुलेशन जो है वो साइट्रस क्रॉप में होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नींबू में। नेक्स्ट प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा कोल क्रॉप की श्रेणी में आता है? ए है चुकंदर, बी है सलजम, सी है गांठ गोभी एंड डी है पालक। तो 30 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। कोल क्रॉप्स के अंतर्गत जो है वो आपका नॉल खोल जो है वो कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। तो कोल क्रॉप्स में कितने क्रॉप होती हैं? तो कोल क्रॉप्स जो है वो टोटल क्रॉप जो है वो कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलखॉल, ब्रोकली, ब्रुसेल स्प्राउट, चाइनीज़ कैबेज, ये सभी जो हैं वो कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो कोल क्रॉप्स जो है वो किस श्रेणी में है? तो गांठ गोभी जो है उस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। ए है आंवला, बी है मैंगो, सी है एप्पल एंड डी है ऑरेंज। तो 31 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, ऑरेंज सॉरी आंवला जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आंवला आंवला जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में इसका उत्पादन होता है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक होता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जीके के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? तो प्रतापगढ़ में होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पूछा गया है, इसलिए आंवला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है राइप मैंगो फ्रूट, बी है कैरेट रूट, सी है रिप पपाया फ्रूट एंड डी है राइप टोमेटो फ्रूट। तो सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए आम के फल में, सी बी है गाजर की जड़ों में, सी है पके हुए पपीते के फल में एंड डी है पके हुए टमाटर के फल में। तो 32 में जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है रिच फॉर्म में मैंगो में पाया जाता है। मैंगो में 4800 इंटरनेशनल यूनिट जो है, जिसे हम आयु के रूप में दर्शाते हैं, तो 4800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो 100 ग्राम में विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम में। जबकि 3150 जो इंटरनेशनल यूनिट है ये
वेजिटेबल में अगर बात करें तो वेजिटेबल में कैरेट में सर्वाधिक पाया जाता है, 3150 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पपीता में, तो पपीता में 2020 जो है इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है। और टमाटर जो है वो 525 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पाई जाती है 100 ग्राम में। तो यहाँ पे सर्वाधिक इसलिए पूछा गया है, इसलिए मैंगो हो जाएगा। फ्रूट क्रॉप में पूछा जाए तो कैरेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 33, द मैक्सिमम फ्रूट प्रोडक्सिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व में सर्वाधिक फलों उत्पादन करने वाला देश है। ए है चाइना, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ब्राजील एंड डी है भारतवर्ष। तो 33 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। विश्व का सबसे बड़ा फल उत्पादक राष्ट्र जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर जो है वो भारत है। तो ये आयोग की वेबसाइट के अनुसार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश। नेक्स्ट प्रश्न है 34, द मैक्सिमम वेजिटेबल प्रोडक्सिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना जो है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है। तो ये आपको याद रखना है, करंट डाटा के हिसाब से जो है वो इंडिया दूसरे स्थान पे है, जबकि चाइना जो है पहले स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन प्रोड्यूस मैक्सिमम इन द